हेलो एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को काफ़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की एग्ज़ामिनेशन जो डेट है वो ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है। मैंने पहले भी बताया आपको। तो आप 10 से 12 जून के बीच में आपके सारे एग्ज़ाम जो हैं वो हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अप्रैल ख़त्म होने वाला है, मई जून, ठीक है। तो एक महीना बचा है। मैंने पॉलिटी की क्लास 10 तक की एनसीईआरटी करा दी है। एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहीं बात करूं तो ज्योग्राफी चल रहा है हमारा। आज 9th है, कल 10th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। पूरी क्लास 6 to 10 तक की एनसीईआरटी ख़त्म हो जाएगी। इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। उसी में आप बीपीएससी टीआरई 3.0 4.0 लिखा है, उसमें एनसीईआरटी एससीईआरटी समरी, आप उसमें जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी पुरानी। तो इसके बाद जैसे ये ख़त्म होगा हम हिस्ट्री पे चलेंगे, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स पे चलेंगे। तो हम पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th भारत भूमि एवं लोग, ठीक है। तो क्लास 9th की एनसीईआरटी बहुत कम समय में मैं करा दे रहा हूँ। बहुत अच्छे से आप एक कॉपी पेन लेके बैठिएगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको नोट करते चलिएगा, तभी इस वीडियो का मतलब होगा। नहीं तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रह जाएंगे और कुछ चीज़ें भी याद नहीं रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा स्थिति एवं विस्तार, ठीक है। भारत की स्थिति एवं विस्तार कैसी है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वो भारत की कौन सी सबसे भारत और विश्व की क्या है, सबसे प्राचीन सबसे पुराना सभ्यता है। बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। तो बिहार में जो वैशाली है भाई, एक मिनट मैं पेन ले लेता हूँ। चलिए, पेन सेलेक्ट हो गया है। हाँ, तो बिहार में स्थित वैशाली विश्व का क्या है, पहला गणराज्य है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महानगर हिंद महासागर है। तो हिंद महासागर किसके नाम पे है, भारत के नाम पे है। अब आइए भारत की विस्तृति देख लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भारत एक विशाल देश है। इसकी भूभाग एक चैनल 4 डिग्री उत्तर से 37 चैनल 6 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 67 से 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक फैला है। तो इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार जो है भारत का, ये नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। अगर उत्तरी अक्षांश पूछे तो कहाँ, 8 से 37, ये याद रखिएगा, 68 से 97 क्या है, पूर्वी देशांतर तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, तो इंदिरा पॉइंट कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है एवं इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये भी याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कर्क रेखा क्या है भैया, भारत को बीचों बीच क्या 2 भागों में डिवाइड करती है। कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य कौन कौन से हैं, वो बात करें तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा तथा मिजोरम। इसको बार बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि कर्क रेखा से भारत के 8 राज्य कौन कौन से गुजरते हैं। तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया तथा मिजोरम। अब आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। तो भारत की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो अगर विश्व की बात करें तो कितना, 2.4% है, ठीक है। विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा 7 देशों से मिलती है। तो जो भारत की स्थलीय सीमा, ठीक है,
स्थलीय सीमा की बात करें तो कितने देशों से लगती है? 7 सीमा से लगती है, 7 देशों से। वो देश कौन कौन से हैं भैया? अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया। ठीक है, कौन कौन? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश। याद रखिएगा इसको। अब आगे चलते हैं। भारत की स्थल सीमा देख अत्यंत विशाल है, इसकी स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग दोगुनी है। तो इस लाइन यही कहता है, यह लाइन कि भैया जो भारत की स्थलीय सीमा है ये मतलब अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है, और स्थल सीमा जो है वो तटीय सीमा रेखा से कितनी है? दोगुनी है। ठीक है, स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो कुल 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटीय सीमा रेखा की लंबाई पूछे तो 6100 किलोमीटर है। ये सब फैक्ट हैं, बस सुनते चलिए। भारतीय द्वीपों की तटीय सीमा रेखा सम्मिलित करने पर इसकी कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर हो जाती है। भारत की मोटे तौर पर भारत की बात करें तो त्रिभुजाकार है। भारत की दृष्टि से भारत कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां देश है। तो आइए, यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहले पे कौन है? रूस है, दूसरे पे कनाडा है, तीसरे पे कौन है भैया? चीन है, चाइना है, एंड फोर्थ पे यूएसए है, फिफ्थ पे ब्राज़ील है, और सिक्स्थ पे क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और सेवन्थ पे भारत है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है। अब 7वां देश है तो भैया उसके पहले कुछ देश होंगे, कौन कौन से हैं? ठीक है, तो ये देख लीजिए। रूस है पहले पे, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चाइना, चौथा है यूएसए, और पांचवा है ब्राज़ील, छठा है ऑस्ट्रेलिया, और सातवां है भारत। अब आगे चलते हैं। अंतरीप क्या होता है भैया? समुद्र की ओर मुख्य स्थलीय भाग, निकला हुआ संकरा या पतला भाग जो तीनों ओर समुद्र से घिरा हो, वो क्या कहलाता है? अंतरीप कहलाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था TRE 2 में। तो समुद्र की ओर की बात करें तो जो मुख्य स्थलीय भाग जो समुद्र की ओर रहता है, जो निकला हुआ भाग रहता है या संकरा या पतला भाग रहता है, जो तीनों ओर किससे घिरा होता है? समुद्र से घिरा हो, उसको हम अंतर्द्वीप बोलते हैं। भारत के प्रायद्वीपीय आकार के कारण क्या क्या हैं? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर। यह तीनों ओर से क्या है? तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, प्रायद्वीपीय आकार का ये कारण है। क्या क्या है? पूर्व में भैया बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर पड़ जाता है, और दक्षिण में हिंद महासागर। यह तीनों ओर से क्या है? समुद्र से घिरा है। भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तो उस समय कच्छ में अंधेरा रहता है, और वहाँ 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। ऐसा दोनों स्थानों में 30 देशांतर विस्तार के कारण होता है। ठीक है, भारत का मानक देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद नैनी से होकर गुजरती है। तो ये क्वेश्चन TRE 1 का है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेंगे। बस NCERT पे फोकस करिए ताकि बाद में पछताना ना पड़े। मेरा बार बार कहने की किताबें हैं, किताबें बोरिंग लगती हैं, लेकिन क्वेश्चन फंसते हैं किताबों से। मैं बार बार कह रहा हूँ, नोट्स वगैरह से, नोट्स अच्छी चीज़ें हैं, रिवीजन के लिए वो होता है। पहले डिटेल में पढ़िए किताब, फिर नोट्स होता है रिवीजन के लिए। ठीक, हम उल्टा पढ़ते हैं, नोट्स के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। बाकी आप समझदार हैं। तो कर्क रेखा 23.5 उत्तरीय अक्षांश में भारत में लगभग 20 से गुजरती है, और इसे लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा हमारी पड़ोसी राज्य झारखंड की राजधानी रांची तथा पड़ोसी देश बांग्लादेश से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन पूछे कर्क रेखा हमारे किस पड़ोसी राज्य से होकर गुजरती है, तो झारखंड की जो राजधानी है रांची से, और किस पड़ोसी देश से गुजरती है, तो बांग्लादेश से। अब आगे चलते हैं। अक्षांशीय विस्तार या दूरी भारतीय जन जीवन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे जम्मू कश्मीर राज्य विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है तथा सूर्य की किरणें वहाँ तिरछी पड़ती हैं। इस वजह से वहाँ साल के काफ़ी दिनों तक बर्फबारी होती है। बिल्कुल भैया, जो अक्षांशीय विस्तार होता है या दूरी होती है, ये जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ स्टाइल है या लाइफ स्पैन है, इस पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात है, जो विषुवत रेखा से क्या है, जो जम्मू कश्मीर है विषुवत रेखा से काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से जो सन रेस हैं वो तिरछी पड़ती हैं उस पर, और वहाँ पर जम्मू कश्मीर में मोस्टली वहाँ पे बर्फबारी होती रहती है। अब आगे चलते हैं। और वहीं केरल तथा तमिलनाडु विषुवत रेखा के काफ़ी निकट हैं भैया, ये आप भी जानते हैं। तो जिसकी वजह से सूर्य की किरणें क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं। जब पास में है विषुवत रेखा तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ेगी, इस वजह से वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। अब भारत के पड़ोसी देश याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सार्क, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये है सार्क का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका सदस्य भैया भारत भी है। इसकी सार्क की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। आप देख रहे होंगे 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू नेपाल में है। मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पर सुनते चलिए।
अब आगे चलते हैं, सार्क के 8 सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो सार्क के 8 सदस्य कौन कौन से हैं? भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका की तट मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीपों को श्रीलंका का एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। तो जो भाई अब मुख्य भूमि से बात करें, जो धनुषकोटी श्रीलंका की तट पर है, मात्र वहाँ से 24 किलोमीटर दूर पे है। तो ये क्या है कि भैया इस ब्रिज को किस नाम से जाना जाता है? एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। टीआरई 2 का ये क्वेश्चन है। कोसी नदी का उद्गम स्थल पूछे तो नेपाल से होता है। कोसी नदी 3 धाराओं अर्थात स्वर्ण कोसी, अरुण कोसी, तुमर कोसी के संगम से बना है। अगर पूछे कोसी नदी किन 3 संगमों से मिलकर बना है, जैसे बात करें तो प्रयागराज में संगम गंगा, यमुना, सरस्वती। वैसे ही कोसी नदी की बात करें तो 3 कौन कौन सी? स्वर्ण कोसी, अरुण कोसी, तुमर कोसी। कर्मनाशा नदी को भारत का शोक कहा जाता है। अगर भारत की शोक पूछे कि भारत का शोक कौन है, तो कर्मनाशा नदी को कहते हैं। कर्मनाशा नदी को उद्गम कैमूर जिला में होता है और बक्सर के समीप गंगा नदी में यह विलीन हो जाती है। तो जो कर्मनाशा नदी है भैया, इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? बिहार में कैमूर जिला है, वहाँ से होता है और बक्सर के समीप गंगा नदी में यह विलीन हो जाती है। ठीक है। नेपाल में कोसी तटबंध के टूट जाने से 2018 को भाई बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, कोसी नदी टूट गई थी, ये फैक्ट है। नेपाल में के पूरब में भूटान स्थित है, जो भारत के साथ एक विशेष समझौता से जुड़ा है। तो नेपाल के पूरब में बात करें तो कौन है? भूटान है भैया, जो भारत के साथ एक विशेष समझौता से जुड़ा हुआ है। वस्तुतः आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की ही है। ठीक है। भारत और चीन एक दूसरे से मैकमोहन रेखा से जुड़े होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको लिख लीजिए कॉपी में। मैकमोहन रेखा किसको डिवाइड करती है भैया? भारत और चीन को। भारत तथा पाकिस्तान एक दूसरे से रेड क्लिफ लाइन से अलग होते हैं। अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो रेड क्लिफ लाइन से अलग होते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, पहले भी बता चुका मैंने। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे भैया, भौतिक स्वरूप, संरचना एवं उच्चावच। ठीक है। प्लेट विवर्तनिक शब्द का प्रयोग वर्ष कहानी है, सुनते चलिए, जहां फैक्ट होगा बता दूंगा। वर्ष 1995 में सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक जू टूजो विल्सन ने किया, किंतु इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी परपटी 6 बड़ी एवं 9 छोटी छोटी प्लेटों से बनी है। तो भैया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्लेट धरातल के दृढ़ क्षेत्र हैं जो ठोस भूपटल का निर्माण करते हैं। 2 प्लेटों के बीच विवर्तनिकी अथवा प्लेट सीमांत का निर्माण होता है। जब 2 प्लेट एक दूसरे को रगड़ते हुए विपरीत दिशा में जाती हैं तो उसे संरचली प्लेट सीमांत कहते हैं। अब जैसे जो 2 प्लेट हैं एक दूसरे को अपोजिट दिशा में जाके रगड़ रही हैं भैया, तो इसको क्या कहेंगे? संरक्षी प्लेट सीमांत कहेंगे। तो आगे चलते हैं, भारत किसका है? भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र शामिल हैं। तो अगर बात करें गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते हैं, तो भैया भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, दक्षिण अमेरिका है। नोट, पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे पैंजिया कहा जाता था। इसके उत्तरी भाग को आगालैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो टीआरई 3 के क्वेश्चन से। ठीक है, सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे। तो भारत किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका आते हैं। और बात करें तो इस भूमंडल पर केवल पहले एक ही भूखंड था, एक ही पृथ्वी थी, मतलब एक ही भूखंड था, कह सकते हैं। रहने के और जो साधन थे सब एक ही थे। तो जिसको किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया नाम के जाना जाता था। और इसको उत्तरी भाग का आगालैंड और दक्षिण भाग में इसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। इसके मध्य में क्या था भैया? इसके मध्य में था टेथिस सागर। ठीक है, याद रखिए इसके मध्य में क्या था? टेथिस सागर था। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अंश है और वास्तव में यही भाग भारत की आधार भूमि है। तो जो प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड है भैया, ये वास्तव में भारत का ही भाग है। ठीक है, जिसमें भारत बसा हुआ है। हिमालय के ऊपर उठने तथा उसके दक्षिण में टेथिस के शेष भाग के नीचे मुड़ने तथा उनमें औषधि निक्षेप के कारण एक बहुत बड़ी द्रोणी बेसिन का निर्माण हुआ। इसके बाद उत्तरी पर्वतों एवं दक्षिण के पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद के द्रोणी में निक्षेप होने से एक समतल भूभाग का विकास हुआ, जो भारत का विशाल मैदान कहलाता है। ठीक है, भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का 11% पर्वतीय भाग, 28% पठारी क्षेत्र, 18% पहाड़ी और 43% भूभाग मैदानी है। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करें तो 11% क्या है? पर्वतीय भाग है, 28% क्या है? पठारी क्षेत्र है, 18% क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है और 43% क्या है? भूभाग मैदानी है। हिमालय क्षेत्र में कई छोटी बड़ी हिमानियाँ मिलती हैं, जैसे गंगोत्री हिमनद, यमुनोत्री, सियाचिन,
हिमाचल प्रदेश का दर्रा सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में कौन सा है? तो नाथुला और जालपेला दर्रा कहाँ है? जालीपला दर्रा, ये पूछा था टीआरई 3 में, तो ये कहाँ है? सिक्किम में है। अरावली पर्वत, जिसको अवशिष्ट पर्वत के नाम से जाना जाता है, इसका ज़्यादा विस्तार कहाँ है, ज़्यादा फैलाव कहाँ है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत जल विभाजक का कार्य करती है। तो जो अरावली पर्वत है किसका कार्य करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली पर्वत के पश्चिम में सिंधु और इसकी सहायक झेलम, चिनाब, रावी नदी, व्यास और सतलज बहती है। तो जो अरावली पर्वत के पश्चिम में क्या है? सिंधु और इसकी सहायक झेलम, चिनाब, रावी नदी, व्यास और सतलज बहती है इसमें, ठीक। अरावली पर्वत के पूर्व में गंगा और इसकी सहायक नदियाँ यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानदी, सोन आदि, याद रखिएगा, ठीक है। गंगा में इसकी सहायक नदियाँ हैं कौन कौन सी? यमुना, गंडक, घाघरा, गोमती, सरयू, कोसी, महानदी, सोन, ठीक। ये फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ताप्ती और नर्मदा दोनों नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो जो ताप्ती नदी है भैया, नर्मदा दोनों क्या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती हैं और कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में जाकर गिरती हैं। कौन सी पहाड़ी कहाँ स्थित है? आइए इसको देख लेते हैं। महेंद्रगिरी कहाँ है भैया? उड़ीसा में है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नलामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नलामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। अन्नामलाई, पचमलई, श्रीराय, पलनी, वेगगिरी, ठीक है। समान तौर पर भारत को 6 भौतिक विभागों में बांट सकते हैं। तो भैया यहाँ से शुरू होता है अच्छा खासा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्ज़ाम में, इसी एग्ज़ाम में नहीं, हर एग्ज़ाम में। सामान्य तौर पर भारत को 6 भौतिक विभागों में हम बांट सकते हैं। पहला है हिमालय का पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठार, ठीक। कौन कौन? पहला है हिमालय पर्वत श्रेणी, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है दक्षिण का पठार, चौथा है तटीय मैदान, पांचवा है भारतीय मरुस्थल, छठा है द्वीप समूह। अब आइए पहला पढ़ते हैं हिमालय पर्वत श्रेणी। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यह भारत की उत्तरी सीमा पर फैला भूगर्भीय रूप से नवीन एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। तो ये क्या है भैया? एक वलित मोड़दार है, मतलब मोड़ है इसमें, और एक नवीन मतलब नया और मतलब खुद ही बना हुआ है, ठीक है। हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव की बात करें तो पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु की तरफ और ब्रह्मपुत्र के करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला है। अर्धवृत्त चाप के रूप में फैला है, ठीक है। कैसे? अर्धवृत्त चाप की बात करें तो ऐसे, ठीक है। तो क्या करें? हिमालय पर्वत श्रेणी का फैलाव जो बात करें पश्चिम से पूर्व की दिशा में कितना है? जो सिंधु की तरफ है ये करीबन, और ब्रह्मपुत्र के बीच करीब 2500 किलोमीटर की लंबाई में है, ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। इसका क्षेत्रफल कितना है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, याद रखिएगा। हिमालय के सबसे उत्तरी भाग को महान हिमालय, आंतरिक हिमालय, हिमादी कहते हैं। तो जो सबसे हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग है भैया, उसको किस किस नाम से जाना जाता है? तो आंतरिक हिमालय कहते हैं, हिमादी कहते हैं, ठीक है, और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर एवं भारत के राज्य हैं, आइए इसको देख लेते हैं। फैक्ट है, माउंट एवरेस्ट नेपाल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट गॉडविन ऑस्टिन पाक अधिकृत कश्मीर में है भैया ये, ठीक है। जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन है ये पाक अधिकृत किसमें है? कश्मीर में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। मकालू कहाँ है? नेपाल में है, लिख लीजिए इसको कॉपी में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। धौलागिरी कहाँ है? नेपाल में है। जास्कर पर्वत श्रेणी महान हिमालय की ही एक श्रेणी है। तो जास्कर पर्वत श्रेणी किसका है? किसका भाग है? एक महान हिमालय की ही श्रेणी है। जास्कर के उत्तर में लद्दाख है भैया। जास्कर जो श्रेणी है इसी के उत्तर में क्या है? लद्दाख, जहाँ आप घूमने जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलें तो हिमालय के उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। तो हिमालय के उत्तर में क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय के सबसे दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे निचली श्रृंखला है। तो हिमालय का जो सबसे दक्षिण वाला भाग है इसको किस नाम से जाना जाता है? वो शिवालिक कहते हैं। ये हिमालय की सबसे क्या है? निचली श्रृंखला है। अब आगे चलते हैं। हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक इस क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। तो आइए इसको देख लेते हैं। सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम जाना जाता है। जो सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पंजाब हिमालय बोलते हैं। वहीं कश्मीर का हिमालय भी इसी के अंतर्गत आता है।
सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? कुमायूं हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस किस के बीच में? सतलज और काली। याद रखिएगा, सतलज और सिंध पूछे तो पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय पर्वत को किस नाम से जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय। ठीक। अब हिमालय का पश्चिम से पूरब की ओर वर्गीकरण, आइए इसको देख लेते हैं। कभी कभी पूछ लेता है, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी तक पूछता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, पीसीएस तक, एनसीईआरटी से। पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय किधर है भैया? तो सिंध एवं सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय है। कुमायूं हिमालय मैंने बताया सतलज एवं काली नदी के बीच के क्षेत्र को। नेपाल हिमालय काली एवं तिस्ता नदी के बीच में। असम हिमालय तिस्ता एवं दिहांग, जिसको ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को असम हिमालय कहते हैं। ठीक है। अब चलते हैं दूसरे में, उत्तर का विशाल मैदान। हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदी प्रणालियों जैसे सिद्धू, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से बना विशाल मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। तो हिमालय पर्वत के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियां हैं प्रणाली भैया। कौन कौन सी? सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है और उसकी सहायक नदियों से बनी क्या है? ये बना है विशाल भारत का उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। आगे कहते हैं यह मैदान जलोढ़ मिट्टी का बना होता है। ये मैदान जो है भैया उत्तर का विशाल मैदान किस मिट्टी का है? तो जलोढ़ मिट्टी का है। यह मैदान भारत की ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाला मैदान है। तो जो भारत का उत्तर का विशाल मैदान है, ये विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ वाला एरिया है और घनी जनसंख्या यहाँ पर है। व्यास और सतलज के बीच 2 आव को विश्व दोआब कहते हैं। ठीक है, दोआब कहते हैं या विश्व दोआब कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। उत्तरी गंगा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं भैया? इसको देख लीजिए। गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, कमला है, कोसी है और महानंदा है। यहाँ की नदियों में प्रतिवर्ष बाढ़ आते हैं, जिसके कारण यहाँ क्षारण झील, दलदल और चौर भूमि का विस्तार होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दक्षिण गंगा की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं भैया? दक्षिण गंगा की अभी हमने उत्तर गंगा की देखी, तो प्रमुख नदियाँ हैं सोन है, पुनपुन है, फुल्गु है तथा चानन है। ये नदियाँ ग्रीष्मकाल में सूख जाती हैं, गर्मी में या जल की पतली धारा के रूप में प्रवाहित होती हैं। निम्न क्षेत्र को यहाँ जल्ला और टाल कहा जाता है, जो नई जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। कौन सी? माजुली द्वीप विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है। भांगर गंगा के मैदान में जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियों के जल नहीं पहुँच पाता, उसे भांगर कहते हैं। तो भांगर किसको कहते हैं भैया? गंगा का ऐसा मैदान जहाँ नदियों द्वारा पुरानी मिट्टी के मतलब नदी के द्वारा, नदी से बहती हुई मिट्टी आती है, ठीक, ऊंचे मैदान बन गए हों, वहाँ होता क्या है कि जो नदियों का पानी है वो नहीं पहुँच पाता, इसी को हम कहते हैं भांगर। ठीक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया। ये हो गया गंगा का मैदान। ठीक है, एग्जाम्पल समझिए, ये गंगा का मैदान हो गया। यहाँ क्या होता है कि भैया, तो जो नदियाँ बहती हैं, ये नदियाँ बह रही हैं, ठीक है, तो ये जो पुरानी मिट्टियाँ धीरे धीरे इकट्ठा करके ऊंचा हो गया ये। अब क्या हुआ कि नदी का पानी यहाँ नहीं पहुँच पाता, ठीक है, इसके बगल से गुजर जाता है, तो यही जो क्षेत्रवा होता है इसी को हम कहते हैं बांगर। ठीक, अर्थात पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं। खादर क्या होता है इसको देखते हैं। तो यह नया कछारी भाग जो निचले मैदान है, जहाँ बाद का जल प्रतिवर्ष पहुँचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, उसे खादर कहा जाता है। अब क्या होता है, हर वर्ष भैया क्या होता है कि निचले मैदान में, ये निचले मैदान में पाया जाता है, ठीक, और जो बाद का जल होता है भैया, प्रतिवर्ष जल पहुँचता रहता है और एक नई मिट्टी बनती रहती है, एक नई लेयर बनती रहती है ऊपर, फिर नई मिट्टी, फिर नई मिट्टी, तो इसी को कहते हैं, धीरे धीरे जमा हो जाती हैं परत की तरह, इसी को कहते हैं खादर। इसलिए यह उपजाऊ होती हैं और गहन कृषि के लिए आदर्श माना जाता है। अर्थात नए जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? भांगर कहते हैं। धूपगढ़ी की चोटी पंचमदी पहाड़ी पर स्थित है। धूपगढ़ पर्वत महादेव पहाड़ियों सतपुड़ा उच्चतम बिंदु श्रृंखला में स्थित है। दक्कन का पठार देखते हैं भैया। दक्कन का पठार को दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है। यह लावा द्वारा निर्मित है और 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। तो जो दक्कन का पठार है इसको दक्कन ट्रैप भी कहते हैं। यह किसके द्वारा? लावा, जो लावा ज़मीन से निकलता है उसके द्वारा यह निर्मित हुआ है, इसका निर्माण हुआ है। इसका अगर फैलाव बात करें तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अधिकांश भाग, पश्चिमी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य के अधिकतर भाग आते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत एक दूसरे के साथ नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़े हैं। ठीक, जो पश्चिमी घाट पर्वत है और उत्तरी घाट पर्वत है किससे जुड़े हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों से जुड़े हैं।
डोडा बुट्टा, डोडा बुट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ये फैक्ट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया जो डोडा बुट्टा है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पहाड़ी की। ठीक है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर कौन सी है भैया, तो यह है अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान के पश्चिमी में एक बड़ा शुष्क प्रदेश है जिसे भारतीय मरुस्थल या राजस्थान का मरुस्थल कहते हैं। ये लाइनें इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस सुनते चलिए, जहाँ फैक्ट होगा मैं बता दूंगा। द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी के बड़े द्वीप समुद्र को अंडमान निकोबार द्वीप के समूह के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में बांटती है। तो 10 डिग्री चैनल किसको 2 भागों में बांटती है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। अरब सागर में के द्वीप में लक्षद्वीप और मिनिकॉय शामिल हैं। पूरा द्वीप समूह प्रवाल निक्षेप से बना है और 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में बांटा होता है। अब चलते हैं, अभ्यास प्रश्न करते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी नेपाल में है। पश्चिमी घाटी पर्वत सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत सार्वमान्य है। ठीक है, अब आगे चलते हैं भैया। सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी है, 732 मीटर है। यह वन संपदा और समुद्री जीव के लिए प्रसिद्ध है। सैंडल पीक अंडमान द्वीप समूह का सबसे ऊंचा स्थान है। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड प्रायद्वीपीय पठार है। काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत शिखर का नाम क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन, जो कि किसका, जम्मू कश्मीर के हिस्से में है। अब चैप्टर नंबर 3 पे चलते हैं, अफवाह स्वरूप। ठीक है, अफवाह शब्द का मतलब क्या होता है, सीधा सा मतलब है जल प्रवाह, मतलब जल चीज़ें जब जल बहती हुई जाती है तो अफवाह शब्द का तात्पर्य किससे होता है, जल प्रवाह से है। एक नदी तंत्र द्वारा जिसे क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अफवाह, द्रोणी या बेसिन कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी अफवाह बेसिन अमेजन नदी है। ठीक है, किसी भी अफवाह तंत्र का विकास वहाँ की भू आकृतियों से निर्धारित होती है। भू आकृति के आधार पर भारत की नदियों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय की नदियाँ। हिमालय